सुबह का नाम क्या दी? इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी। इसमें टोटल बच्चों, टोटल 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर। तो आपने पेपर कब देना है? मार्च में। आज क्या तारीख है? हाँ जी, 28। 28 अक्टूबर। और आपका पेपर होगा, फर्ज करें, 10 मार्च को। कितने दिन बनते हैं? हाँ जी, कितने दिन बनते हैं? 120 दिन बनते हैं। हाँ, सोच लो सोच लो, कितने दिन बनते हैं? अगर आप दिन काउंट नहीं ना कर सकते, कितने बनते हैं जी? 132 दिन बनते हैं। अच्छा जी, 132 दिन है बच्चों आपके पास टोटल। आज से लेके पेपर के दिन तक, ठीक है जी। आपके टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 5। तो एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास दिन कितने हैं? हाँ जी, 26। 26 डेज है आपके पास क्यूएम के लिए। 26 डेज आपके पास अकाउंटिंग के लिए। और बाकी सब्जेक्ट के भी 26 26 दिन, ऐसी है। ये बात समझ आ रही है? तो आपके अकाउंटिंग में कितने चैप्टर हैं? 10। 26 को जरा 10 पे डिवाइड करो। 2.6 डेज पर चैप्टर। क्या ये बात समझ आ रही है? एक चैप्टर को अगर आपने सही तरह से तैयार करना, आपके पास कितने दिन है? 3 दिन पूरे नहीं है। ऐसी है। तो बच्चों, ये इस कैलकुलेशन में कोई किसी को डाउट कि नहीं सर ये गलत है? पहले तो मुझे ये बता दें। तो गड़बड़, बीच में कुछ 4 5 महीने मिस हो गए हो, लग रहा है किसी को? हाँ, तो बोलो तो सही। अच्छा। तो इसका मतलब है ये कैलकुलेशन ठीक है। आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है इस कैलकुलेशन को गलत साबित करने के लिए। और इस एक बात ये भी फिर समझ आ जानी चाहिए कि आपके पास एक चैप्टर को तैयार करने के लिए कितने दिन अवेलेबल है? 2.5 दिन। 3 दिन पूरे नहीं है। तो आपको लगता है कि जो एक चैप्टर हमने 2.5 दिन में तैयार करना है, उसमें हमारे पास 3 3 दफा एक चैप्टर को पढ़ने की जो है वो मोहलत होगी? कि एक चैप्टर सर आप पढ़ाएंगे, फिर एक रिवीजन में पढ़ाएंगे, फिर एक फास्ट ट्रैक में पढ़ाएंगे, और फिर हम जाके पेपर देंगे? क्या किसी चैप्टर को 3 दफा पढ़ने की हमारे पास मोहलत है? समझ आ रही बात? इसका मतलब है एक चैप्टर हम पहली दफा ही पढ़ेंगे और वही आखिरी दफा होगा। रिवीजन का टाइम हमारे पास नहीं है। तो जो एफएससी में आप करते आए हैं, वो सीए में नहीं हो रहा। एफएससी में आप साल बाद पेपर देते थे, एक किताब को 3 दफा पढ़ते थे। एक दफा तो टीचर क्लास में पढ़ता था, आप कोई नहीं पढ़ते थे। फिर क्लास के मुताबिक दूसरी दफा किताब पढ़ाई जा रही होती थी और आप पहली दफा पढ़ रहे होते थे कि हूं तो पढ़ ली, हूं तो पेपर सिर थे आगे ने। और तीसरी दफा जब वो ग्रैंड टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे होते थे ना, तो तब आप दूसरी दफा पढ़ रहे होते थे, लेकिन उनके नजदीक वो तीसरी दफा होती थी। बात में लगी कि नहीं लगी? तो जाके आप पेपर देते थे। तो इस तरह से 1100 में से 1100 नंबर लोगों के आ जाते हैं। लेकिन सीए में वो चक्कर ही नहीं है कि आप किसी किताब को क्या कर सके, 3 दफा पढ़ सके। टाइम भी कोई नहीं। ठीक है जी। तो बच्चों, आपके सामने मैंने सीधी सीधी कैलकुलेशन रख दी है। इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इससे ज्यादा शॉर्ट बात मैं नहीं कर सकता। कि एक चैप्टर को तैयार करने के लिए आपके पास 3 दिन पूरे नहीं है।
ठीक हो गया। तो बच्चों ये क्लियर कट एग्जांपल है आपकी आंखें खोलने के लिए कि भाईजान कोई भी ऐसा दिन आपके पास नहीं है जो आप जाया कर। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपके पास कोई भी ऐसा दिन है नहीं कि आप कहें यार आज के दिन खैर है, आज का दिन नहीं जाते, छुट्टी मारते हैं, बाकी चीजें हम खुद ही कर लें। आज क्लास नहीं लेते हम तो कल ले लेंगे क्लास, कोई मसला नहीं। फिर अगले दिन यार आज भी क्लास नहीं लेते, परसों ले लेंगे क्लास। तो क्या आपके पास इस तरह की हरकतें करने का टाइम है? कोई टाइम नहीं। जो पढ़ने वाला बच्चा ना उसके पास तो कोई टाइम नहीं। हाँ, जिसने आर्मी में जाना है, जिसने यूनिवर्सिटियों में जाना है, जिसने नेवी में, एयरफोर्स में अप्लाई करना है, और बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करना है, तो उसके पास मौके हैं। क्योंकि उसने अभी फाइनल किया ही नहीं कि उसने करना क्या। तो जिसने तो कश्तियां जला दी है ना कि भाईजान अब मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए क्लियर कट मैसेज है कि भाईजान आपके पास एक चैप्टर को दोबारा पढ़ने का भी टाइम कोई नहीं। तो लिहाजा जो पढ़ रहे हो वो पहली और आखिरी दफा पढ़ रहे हो, तो उसको इस तरह से पढ़ो कि उसमें कोई कसर बाकी ना रह जाए। बात में लगी है? तो बच्चों सीए इस पहले दिन से ही आपसे एफएससी वाले जो तरीकेकार है उससे कट जाता है। एफएससी वाला तरीकाकार सीए में कोई नहीं। एफएससी में आप साल बाद पेपर देते थे, सीए में साल बाद वाली कोई स्टोरी नहीं है। तो वहां पे एक किताब को पढ़ने के 3 मौके मिल जाते थे, 12 महीने का टाइम होता था। यहाँ पे किसी एक किताब को पढ़ने के लिए दूसरी दफा का भी मौका नहीं है आपके पास। समझ लगी है? तो जो चीज जिस दिन पढ़ी है, जो पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, उसी दिन उसको तैयार करके उसको अच्छी तरह से रिवाइज करके उसको खत्म करें, कभी हमें ये बात समझ आ गई। ठीक हो गया? आप यहाँ पे जितने मर्जी बच्चों से पता कर ले जिन्होंने पहली अटेम्प्ट में सीए जो है वो कैफ क्वालिफाई किया, फिर वो फॉर्म में चले गए, उनसे पूछ लेंगे यार कामयाबी का हमें ना तरीका बता दो कि पेपर पास करने का तरीका क्या है। तो आपको शॉर्टेस्ट जो स्टेटमेंट देगा ना वो ये कहेगा कि यार रोज का काम रोज करना है। अगर आप रोज का काम रोज कर गए तो आपके पेपर पास है। मसला ही तब आता है जब आपको मंडे को काम मिलता है, आप मंडे को नहीं करते, आप ट्यूसडे को भी नहीं करते, वेडनेसडे को भी नहीं करते। आप सोच लेते हैं यार वीकेंड आएगा, वीकेंड में आराम सुकून से बैठ के करें। तो बच्चों वीकेंड कभी नहीं आया आज तक। वीकेंड में और बहुत सारे स्यापे होते हैं कि जिसमें आप बंदा बैठ के सोचे कि मैं जरा मंडे वाले दिन का जो काम पेंडिंग था ना मेरा वो मैं आज वीकेंड पे करूंगा। तो वीकेंड कभी किसी का नहीं आया। बात में लगी। फिर बंदा सोचता है कि यार मैं जब घर जाऊंगा ना, छुट्टियां पड़ेंगी 1 हफ्ते की, मैं घर जाऊंगा, बैग साथ ले जाऊंगा, घर में जाके पढ़ूंगा। तो वो बैग जिस तरह से आप उठा के घर लेके जाते हैं ना, हफ्ते बाद वही बैग उसी तरह से उठा के वापस लाहौर ले आते हैं। ठीक है जी? तो घर में भी बैठ के नहीं पढ़ा जाता। तो इसलिए बच्चों ये सारे टोटके आजमा के देख लो। किस्सा मुख्तसर यही है कि अगर आपने पहली अटेम्प्ट में पेपर पास करना है ना, तो ये सोच लें कि जो पढ़ रहे हैं, जिस दिन पढ़ रहे हैं, वो आखिरी है, पहला और आखिरी दिन है। उसके अलावा उस जिंदगी में दोबारा ये बात नहीं होगी। उसको उसी दिन समझ लें, उसी दिन उसकी प्रैक्टिस कर लें, उसी दिन उसके सारे पॉइंट्स क्लियर कर लें, उसी दिन उन लेक्चर्स की समरी बना लें, उसी दिन अपने नोट्स बना लें, उसी दिन अपने तमाम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसकी लिस्ट बना लें। अपने जहाँ पे जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे में उसको दीवार पे लगा लें कि आज जनाब हमने जो पढ़ा था उसके ये पॉइंट्स हैं। सुबह दोपहर शाम आते जाते कभी ना कभी दीवार पे नजर जाएगी तो पता चल जाएगा, अच्छा यार इस टॉपिक में ये 6 पॉइंट थे, वो रिवाइज हो जाएंगे। समझ आ रही कि नहीं? दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है इससे कोई लेना देना नहीं है। पेपर पास हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे लोगों ने कि भाई इसने कैसे तैयारी की थी। उनको बस ये पता होगा यार ये बच्चा वो है जिसने साल में, सवा साल में या 1.5 साल में पीआरसी और कैफ क्वालिफाई की। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीआरसी 3 महीनों में पास किया, फिर कैफ के 4 पेपर रखे, वो पास किए,
फिर अगले कैफ के 4 पेपर रखे, वो पास किए। 15 महीनों के अंदर अंदर पीआरसी और कैफ क्वालिफाई किए। समझ लगी है? उन बच्चों को कभी हमने आवारागर्दी करते नहीं देखा। उन बच्चों को कभी हमने दोस्तों के साथ घूमते फिरते जाते नहीं देखा। वो सुबह 8 बजे यहाँ पे आते थे, शाम को 8 बजे लाइब्रेरी से उठा के किताबें सारा कुछ कर करा के तैयारी करके आराम से स्कूल से घर घर जाते थे कि सर जो भी काम था ना हम यहीं पे ख़त्म करके जा रहे हैं। अब हम घर जाके सिर्फ खाना छाना खाएंगे और सो रहे हैं। जो भी पढ़ना था, जो आपने पढ़ाया, जो हमने तैयारी करनी थी वो यहीं पे की। ठीक हो गया, हमने पढ़ लिया जो पढ़ना था, अब घर जाके हमने नहीं पढ़ना, बस बात खत्म। अब हम जा रहे हैं घर, हॉस्टल जा रहे हैं। और हमने हॉस्टल जाके बस ये अपनी ये बाकी काम करने हैं। स्टडी वाला काम हम यहाँ यहीं पे ही ख़त्म करके जा रहे हैं। तो ये ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 15 महीनों के अंदर अंदर पीआरसी और कैफ दोनों क्वालिफाई की। और हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 3 3 4 4 साल हो गए और कैफ ही पास नहीं हो रहा। समझ आ गई है? तो आपने इनमें से कौन से वाले बच्चे बनना है ये आप डिसाइड करें। हमारे पास बोर्ड टॉपर भी हैं जो फेल होते रहे, और हमारे पास 60% नंबर लेने वाले बच्चे भी ऐसे हैं जो पहले टाइम में सारे पेपर पास करके फर्म में जाके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की टॉप फर्म में भी बैठे हुए हैं, दूसरे नंबर पे आने वाली फर्म, तीसरे चौथे पांचवे, हर फर्म में हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। तो वो उसी वक्त बैठे हैं जब उन्होंने टाइम के अंदर अंदर पेपर पास कर ली। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब आपने क्या करना है वो आपने डिसाइड करना। बहुत सारे बच्चे लाहौर में आते हैं, वो कहते हैं यार लाहौर पहली बारी जिंदगी चले हैं, तो लाहौर तो देख लिए, सीए तो होता रहेगा। तो दोस्तों यारों के साथ प्लान बनाते हैं, कभी बैरिया टाउन जा रहे हैं, कभी डीएचए जा रहे हैं, कभी जनाब किला देखने जा रहे हैं, कभी बादशाही मस्जिद देखने जा रहे हैं। उनके लाहौर के मुख्तलिफ किस्म के एरिया डिस्कवर नहीं होते पूरी जिंदगी। ठीक है जी। वो कहते हैं जनाब आज तो फलां जो है ना रेस्टोरेंट, उधर जाके कढ़ाई खानी है, चलो जी अब उधर जा रहे हैं। अगले दिन फलां जो लाहौर का दूसरा जो कॉर्नर है ना, वहां से आइसक्रीम खानी है, चलो जी उधर चले गए। इस तरह के बच्चे होते हैं यहाँ पे, सीए कम्युनिटी में मिल जाएंगे आप। लेकिन फिर उनका मकसद सीए करना नहीं है। वो घर वालों को धोखा दे रहे हैं, टीचर्स को धोखा दे रहे हैं, वो सबसे बढ़ के दुनिया में अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जो समझते हैं कि लाहौर में सीए करने के लिए है। नहीं, अगर सीए उनकी पहली प्रायोरिटी होती तो कुछ और कर रहे होते किसी और तरीके से। उनको तो जिंदगी में पहली दफा मौका मिला है अपने गांव से निकल के आके लाहौर में बत्तियां देखने का। तो बत्तियां देखने आए। अगर तो आपको ये शौक है कि मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट हमने ट्राई करने हैं, मुख्तलिफ किस्म के हमने खाने खाने हैं, तो बच्चों फिर आप सीए नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप सीए नहीं कर रहे। सीए करने वाला जो बच्चा होता है ना, उसको ये भी पता नहीं होता कि उसे शाम को घर जाकर हॉस्टल में जाके खाना है तो क्या खाना है। तो सुबह को जब क्लास पढ़ने आएगा तो नाश्ता करके जाएगा भी कि नहीं जाएगा। और समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? Yes, sir। तो इसलिए बच्चों याद रखें, अब आपने जिंदगी में क्या करना है वो तकदीर ने तय नहीं करना, वो आपने तय करना। क्योंकि आप अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपने अपने हाथों से तकदीर लिखी है। तकदीर का अमल दखल आपकी जिंदगी में शायद 1% से भी कम है, लेकिन हम 99% चीजें तकदीर पर डाल देते हैं। तकदीर ये है कि आप 6 महीने मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, बहुत अच्छी तैयारी करें, पेपर के पास होने की 100% गारंटी है। आप सुबह हॉस्टल से बाहर निकलें, रिक्शा बुक करवाएं, रिक्शे में बैठ जाएं, पेपर देने चले जाएं, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जाके आपका एक्सीडेंट हो जाए। अब जो एक्सीडेंट आपका हुआ वो आपके कंट्रोल में नहीं था, रिक्शा कोई और चला रहा था, उसने गलत टर्न लिया या क्या हुआ, अगले बंदे की गलती थी या जो भी मसला था, आपका हो गया एक्सीडेंट, आप एग्जामिनेशन हॉल जाने के बजाय हॉस्पिटल चले गए। ये है तकदीर, कि आपके कंट्रोल में चीज नहीं है, वो तकदीर है। लेकिन जो चीज आपके कंट्रोल में है, आप उसको भी तकदीर के खाते में डाल दें, ये ज्यादती है।
तो ऐसा वाकया कि एक बच्चे ने पूरे 6 महीने से ही तैयारी की थी, पेपर उसके बड़े अच्छे तैयार थे, पेपर पास हो जाने थे, जैसे वो पेपर में जाके अपीयर हो जाता तो 100% गारंटी है भाई वो फेल नहीं हो सकता। लेकिन वो पेपर में पहुंच नहीं सका, उसका हो गया एक्सीडेंट, वो हॉस्पिटल पहुंच गया। ये हमने अपनी आंखों से वाकया देखा था। दो दोस्त थे, एक ही रिक्शे में बैठे थे, पेपर देने गए थे, एक्सीडेंट हो गया। ये बाजू सारे उसमें खून निकल रहा है, टांगों से खून निकल रहा है, सर फटे हुए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए। उनको नहीं फील हुआ कि हमें कहीं दर्द हो रही। 1122 वाले आए, वो एग्जामिनेशन हॉल में जहाँ पे बच्चे बैठे हुए वहां पे पहुंच गए। बच्चे पेपर दे रहे हैं, वो उनकी वहां पे पट्टियां शटियां बैठ के पेपर के दौरान ही पट्टियां शटियां कर रहे हैं बैठ के। पेपर जब दे लिया, 3 घंटे पूरे लगा लिए, पेपर कंप्लीट हो गया, जमा करवा दिया, फिर बाकी इलाज का उन्होंने जाके हॉस्पिटल में गए, बाकी इलाज करवाया। और उनको 3 घंटे में जरा फील नहीं हुआ कि हमें कहीं दर्द हो रही है। उनका फोकस क्लियर था कि हमने करना क्या है, डिटर्मिनेशन उनकी क्लियर थी। और फिर सब्सिक्वेंटली जब रिजल्ट आया तो वो बच्चे पास भी हो। तो ऐसे लोग होते हैं जो तकदीर को भी चेंज कर देते। उनकी तकदीर में यही लिखा था कि भाईजान तुमने आज पेपर नहीं देना, तुम आज जा रहे हो सीधा हॉस्पिटल। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, हमने मेहनत की है, हमने आज पेपर जरूर देना, जो मर्जी हो जाए। तो पेपर देने गए, एक्सीडेंट भी हो गया, जख्मी भी हो गया, लेकिन अब हॉस्पिटल जाना है कि एग्जामिनेशन हॉल जाना है, ये उन्होंने डिसाइड किया। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे बच्चे होते होते हैं जो तकदीर को भी बदल देते हैं। और हमने अपनी आंखों से देखा कि वो बच्चे पास हो। तो बच्चों, आपने क्या करना है, अब वो चीजें आपके हाथ में। यकीन माने, आप दुनिया में और किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। सबसे ज्यादा जो आप बेवकूफ बनाएंगे वो खुद को बनाएंगे। आप अब जिंदगी की उस स्टेज पे खड़े हैं जहां पे आपके फैसलों का माँ बाप पे कोई असर नहीं, आपके उस्तादों पे कोई असर नहीं, आपके फैसलों का अल्टीमेटली आपके फ्यूचर पे असर पड़ेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप जिंदगी के उस स्टेज पे खड़े हैं जहां पे आप कल को जब अर्निंग करना शुरू करेंगे, कल को जब आप किसी कैरियर लाइन को चूज करेंगे, वहां से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उस बेनिफिट में आपके पेरेंट्स शरीक नहीं है। आपके पेरेंट्स को आपको आपके इस सारे फ्यूचर के अर्निंग्स में से कोई लेना देना नहीं। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि यार ये मेरा बच्चा पढ़ जाए, फिर उसके बाद इसकी बारी आनी है जो मैट्रिक में है। ये जब 2 साल बाद एफएससी करने के बाद जब भी फ्री होगा तो फिर इसका क्या करना है, फिर उसका सोचना है। फिर ये बेटी है 8वीं क्लास में पढ़ रही है, ये 4 साल बाद जब एफएससी करके फ्री होगी तो उसने क्या करना। उनकी जिंदगी का सर्कल ये है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उनकी जिंदगी का सर्कल ये नहीं है कि आप 4 साल बाद जब सीए से या 6 साल बाद सीए से फ्री हो जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे और हमारे साथ क्या होगा और हम क्या कर रहे होंगे। नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर आप रिजल्ट देते जाएंगे तो आपके पेरेंट आप पे इन्वेस्ट करते जाएंगे। आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, 6 महीने बाद आपने पेपर दिए, फेल हो गए, साल बाद आपने फिर पेपर दिए, फिर फेल हो गए, तो आपके पेरेंट्स आपके सर से हाथ उठा लेंगे। वो कहेंगे यार हमने तुमने हमें तुमको पैसा दिया, टाइम दिया, सारा कुछ, तुमने गए लाहौर गए, स्पेशल वहां पे हॉस्टल में रहे, सारा कुछ किया, इतना पैसा लगाया तुम पे, लेकिन तुम पेपर ही पास नहीं कर पा रहे। तुमसे एक एक चीज रिक्वायर्ड थी कि तुमने लाहौर में जाके पेपर पास करना। सुबह से लेकर शाम तक तुम क्या कर रहे हो हमने कभी तुमसे पूछा ही नहीं। हमने तुम्हें अल्लाह के सहारे में छोड़ दिया कि जाओ लाहौर चले जाओ। अब 6 महीने बाद जो नतीजा आएगा उसके ऊपर हमने तय करना है कि तुमने 6 महीने क्या किया। हम 6 महीने तुम्हारे कमरे में कैमरा लगा के तो नहीं बैठे हुए कि तू क्या कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक। हमें नहीं पता तू क्या कर रहा है। हमने जब तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम्हें लाहौर भेज दिया, अब लाहौर में या तो तुम जो कर रहे हो जिसका
पता है, या तुम्हारे सर पे खुदा है जिसको पता है कि तुम क्या कर रहे हो। हम तो बहुत दूर बैठे हैं तुमसे, हमें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। हमें उस वक्त पता चलेगा जब 6 महीने बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा कि तुमने 6 महीने क्या किया। और उस वक्त जब आप तकदीर का रोना धोना शुरू करोगे ना कि बस मैंने तो बड़ी मेहनत की थी, पता नहीं एग्जामिनर मुझसे क्या चाहता है, मेरी तरफ से तो सारे पेपर पास थे, एग्जामिनर ने फेल कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों फेल कर दिया। तो माँ बाप उस वक्त आपकी बातें हजम नहीं कर सकेंगे कि यार ये क्या कह रहा है। और समझ आ रही बात। इसलिए बच्चों, आज आपने जो डिसाइड करना है ये आपका फ्यूचर तय करेगा। आपका फ्यूचर किस तरह का है वो डिपेंड करेगा आपके एटीट्यूड पे कि आपका एटीट्यूड कैसा है। ये बात समझ लगी कि नहीं लगी? आपका एटीट्यूड है कि भाई मैंने स्टडी करनी है, दुनिया जाए सारी भाड़ में, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मेरा एजेंडा क्लियर है कि मैंने पेपर पास कर। तो आपके सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन कुछ और होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ठीक है सीए भी देख लेते हैं, मैंने आर्मी का टेस्ट भी देना है, मैंने जनाब उसके बाद आईबीए का, लम्स का और बाकी यूनिवर्सिटीज का टेस्ट भी देना है, तो मैं वो भी कर लेता हूँ और सीए भी करते रहता हूँ। 3 3 4 4 कश्तियों में आपने पाँव रखा हुआ है, तो पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। कोई चीज तय नहीं है क्योंकि आपको खुद भी तय नहीं है कि आपने करना क्या। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीजें बच्चों अच्छी तरह से आपने याद रखनी है, ये चीजें क्लियर करना बड़ा जरूरी है। आप में से कितने बच्चे हैं जो मेडिकल से हैं? हाथ खड़ा करें। देखिए माशाल्लाह क्लास डॉक्टरों से भरी पड़ी। कितने बच्चे हैं जो इंजीनियर हैं? इंजीनियर्स कितने कम हैं? ठीक है जी। तो ये सारे डॉक्टर जो हैं, ये जब एफएससी कर रहे थे तो ये सोच रहे थे कि मैंने ब्रेन सर्जन बनना है, मैंने हार्ट सर्जन बनना है, मैंने किडनी स्पेशलिस्ट बनना है। तो सारे देखे कहाँ बैठे हुए हैं? जहां बैठे हुए हैं ये पता भी नहीं था। समझ आ रही है? जो सोचा था वो नहीं हुआ, और जो हो रहा है वो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। समझ लगी? बच्चों एफएससी के बाद आपके पास कई रास्ते थे। एफएससी के बाद आपके पास कई रास्ते थे, कई रास्तों पे आप चल सके। आपने ये रास्ता चूज किया, ऐसी है। इसके बाद आपके पास कई रास्ते नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं ठीक है सीए में आ गया हूं तो 2 साल में सीए में लगा लेता हूं, ना हुआ तो कोई मसला नहीं, एमबीबीएस दोबारा ट्राई कर लेंगे। नहीं बच्चों, जब आप यहाँ पे सीए में 2 साल लगा लोगे ना, तो आपके वो क्लास फेलो जो एफएससी में थे आपके साथ, वो 2 साल बाद बैचलर्स के सेमेस्टर 8, 4 4 सेमेस्टर कर चुके होंगे। लेकिन 2 साल बाद आप एफएससी में ही होंगे, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? एफएससी, क्योंकि सीए तो हुआ नहीं आपसे। उस वक्त आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दोबारा जाने का सोच भी नहीं सकते। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि आप एफएससी पे ही खड़े हैं, अब 2 साल पीछे ही खड़े हैं। जब देखेंगे नहीं यार मेरे तो 2 साल जाया हो गए, अब मैं 2 साल पीछे से स्टडी दोबारा शुरू करूंगा, जबकि मेरे क्लास फेलो 2 2 साल आगे जाके बैठे हुए हैं। आपसे तैयारी नहीं होगी। आप उस वक्त एमबीबीएस की तैयारी नहीं कर पाएंगे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाएंगे। इवन क्या पंजाब यूनिवर्सिटी में भी किसी डिपार्टमेंट में जाके पेपर देना चाहें, एडिटर्स देना चाहें, कोई डिग्री चूज करना चाहे, वहां पे भी आपको नजर आएगा कि यार मेरे जो बाकी नल्ले जो क्लास फेलो थे ना, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में 5वें सेमेस्टर में बैठे हुए हैं, और मैं अब जा रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी में, उस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए। तो वहां पे भी आप उनको देख के ना आंखें बंद करके मुंह छुपा के बाहर निकल आए, यार इतने भी फायदा कोई नहीं। क्योंकि आप सब अपने यारों दोस्तों से 2 साल पीछे चले गए, वो आगे निकल गए। फिर आपके पास जो है एक ही रास्ता बचता है,
कि भाईजान अब जो भी है ना, अब यही रास्ता है कि सीए करो, इज्जत बचाओ। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बच्चों, जो 2 साल बाद आपको अकल आनी है ना, ठोकरें खा खू के, वो अकल आप आज ले आए। आज ही आपको पता हो कि भाईजान यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर इसके अलावा कोई रास्ता है तो आज ही सोचे, ना अपना टाइम वेस्ट करें, ना पेरेंट्स का टाइम वेस्ट करें, और ना ही जनाब अपना क्या कहते हैं पैसा जाया करें। आपको क्लियर हो गया यार, मैंने आर्मी में जाना है, ठीक है आर्मी की तैयारी कर। क्लियर हो, मैंने नेवी में जाना है, मैंने एयरफोर्स में जाना है, मैंने आईबीए में जाना है, जहां पे भी जाना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है, जिस भी फील्ड में जाना है, वो आपको आज क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बच्चों 2 साल बाद आपको वो बंदा नहीं मिलेगा जिसने आपको सीए में आने का मशवरा दिया। आप उस वक्त तो बंदा ढूंढ रहे होंगे, यार मैंने मशवरा देने वाला किधर गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर आप सीए चूज कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे कर रहे हैं। जब आप वो जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे ले लेंगे ना, फिर आपको पता होगा कि यार मैं किसको ब्लेम करूं, मेरे पास तो ब्लेम करने के लिए बंदा ही कोई नहीं। ये तो मैंने खुद चूज किया। मुझे चाचू मना करता रहा था कि यार नहीं होना तेरे को, मैंने चाचू की बात नहीं सुनी। तो आज मैं चाचू पे नहीं डाल सकता, मामू पे नहीं डाल सकता, तायाबू पे नहीं डाल सकता। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब अगला पॉइंट। आप सीए में कदम रख लेते हैं, पेपर पास कर लेते हैं, पाकिस्तान की बेस्ट फर्म से ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो फिर क्या करना है बच्चों? बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जो बच्चे 24 साल की उम्र से पहले पहले सीए क्वालिफाई करके जिंदगी सेट करके बैठे हो। लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। हमारा एक दोस्त था, उसने मतलब पहली अटेम्प्ट में सारे पेपर पास किए, कैफ क्वालिफाई किया, पीडब्ल्यूसी से आर्टिकल किए। फिर उसने पीडब्ल्यूसी से आर्टिकल करने के बाद अपनी कंपनी बनाई, कंसल्टेंसी फर्म बनाई, मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करता था। आहिस्ता 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 उसकी कंपनी का सेटअप बड़ा होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। फिर एक वक्त ये आया कि उस फर्म में, जिस फर्म में वो काम कर रहा था, आर्टिकल कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था, उस फर्म में जो उसका सीनियर था ना, उसका जो मैनेजर था, उसने उस मैनेजर को अपनी कंपनी में मुलाजिम रखा। समझ आ रही बात? उसने उस मैनेजर को अपनी कंपनी में मुलाजिम रखा। उसकी कंपनी का सेटअप इतना बड़ा हो गया, पाकिस्तान में तो उसके ऑपरेशन थे ही थे। अब यूएसए, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज में भी जाके उसने अपने अपने ऑफिस खोले, और वहां पे भी उसने बिजनेस डेवलप किया, वहां से क्लाइंट पकड़े। पाकिस्तान में उसने अपनी टीम रखी हुई है, और वो वहां से उनसे काम ले रहा है। तकरीबन उसके पास 600 700 बंदा उसने हायर किया हो। उसकी उम्र इस वक्त टोटल टोटल उसकी जो एज इस वक्त है वो 36 ईयर्स है। 36 साल उसकी टोटल उम्र है। और इस वक्त पाकिस्तान में आई कैप ने उस बंदे को ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस दे दिया कि तुम अब बच्चे ट्रेन करोगे हमारे। जिस तरह से लोग कैफ क्वालिफाई करने के बाद सीएफएम में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो आई कैप ने उसको ट्रेनिंग का स्टेटस दे दिया कि तुम बच्चे ट्रेन करोगे, जो बच्चा तुम्हारे पास आएगा तुम उसको सीए की ट्रेनिंग दो। तो वो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है कि यार अगर टाइम के साथ साथ सीए कर लोगे, अच्छी कंपनी से, अच्छी फर्म से ट्रेनिंग ले लोगे, तो अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है, तो आप अपने बॉस को अपना मुलाजिम रख सकते हो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? फिर एक और एग्जांपल है। हमारा एक दोस्त था, मियाँ वाली से आया था। उसके 60% नंबर थे एफएससी में टोटल। मियाँ वाली से वो आया था और उसने कहा था कि यार मैंने जिंदगी में बहुत टाइम वेस्ट किया है, सही तरह से मैंने पढ़ा ही नहीं, ना मैट्रिक में सही तरह से पढ़ा, ना मैंने एफएससी में सही तरह से पढ़ा। अब मेरे पास जिंदगी में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास आखिरी चॉइस है, तो मैं इसको जाया नहीं कर सकता। अच्छा जी, उसने पेपरों की तैयारी करना शुरू की। पीआरसी के पेपर तैयार करके पेपर दिए, पहले अटेम्प्ट में पास।
कैफ के पेपर तैयार करके दिए, पहले टाइम में पास, सारे पेपर उसके पहले टाइम में पास। पाकिस्तान की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसने आर्टिकल्स किए, आर्टिकल्स किए, विद इन आर्टिकल्स उसके जनाब हांगकांग से किसी क्लाइंट से कॉल आ गई, वो हांगकांग चला गया। हांगकांग रहा वो तकरीबन 6 महीने साल वहां पे उसने काम किया, फिर उसको दुबई से कॉल आ गई, वो दुबई चला गया। दुबई में उस वक्त उस बंदे की नौकरी जब लगी तो 25 लाख रुपए पर मंथ लगी। उस वक्त उस बंदे की उम्र 26 साल थी। 25 लाख रुपया पर मंथ वो कमा रहा था। उसने 2 साल वहां पे नौकरी की, पैसे इकट्ठे किए, पाकिस्तान में आया। उसने पाकिस्तान में कारोबार शुरू किया, पोल्ट्री का कारोबार शुरू किया, डेयरी का कारोबार शुरू किया और फार्मेसी का कारोबार शुरू। 3 कारोबार में उसने पैसा लगाया। माँ बाप मियाँ वाली में रहते थे। बहनें उसकी थी, जो जो बड़ी बहनें थी उसकी शादी सबकी हो चुकी थी। भांजे थे, भांजियां थी उनकी। उसने अपने माँ बाप के लिए उसने देखा कि यार साल में तकरीबन 8-9 महीने मियाँ वाली में गर्मी रहती है। उसने क्या किया, माँ बाप के लिए कश्मीर में घर बनाया। उसने कहा कि आप लोग चलो, जब गर्मियों के महीने होते हैं ना कश्मीर शिफ्ट हो जाते हैं, और जब सर्दियों के महीने आते हैं तो कश्मीर में बर्फबारी होती है, तो वहां पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मियाँ वाली चले जाते हैं, सारे रिश्तेदारों से मिल लेते हैं, 4 महीने वहां पे रहते हैं। बहनों के जितने बच्चे थे स्कूलों में जहां जहां पे भी पढ़ रहे थे, सबकी पढ़ाई का खर्चा उन्होंने उठाया। अगर वो किसी छोटे स्कूल में पढ़ रहे थे उनको बड़े स्कूलों में दाखिल करवाया। भांजों भांजियों को आने जाने के लिए गाड़ियां नहीं थी उनके पास, गाड़ियां लेके दी। सबको उस अकेले बंदे ने सेट किया। उसका जो बड़ा भाई था वो सीए नहीं कर सका, इतना ज्यादा ज़हीन नहीं था। उसने बड़े भाई की सारी फैमिली को तुर्की सेटल करवाया। तुम लोग तो यहाँ से पाकिस्तान से निकले। 2 साल वो रहे इस्लामाबाद में, तुर्किश लैंग्वेज सीखी क्योंकि वो बड़ी ज़रूरी थी वहां पे जाने के लिए। तुर्किश लैंग्वेज सीखी और बीवी बच्चों से मैं तुर्की का वीज़ा लगवा के उधर भिजवा दी। और उसने, आप ये समझ लें कि 30 साल की उम्र में वो रिटायर हो गया। दुबई छोड़ दिया उसने, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान शिफ्ट हो गया आके। अब वो कुछ नहीं कर रहा, सुबह से लेकर शाम तक वेला। 3 कारोबार हैं, 3 कारोबार चल रहे हैं। वो बस उन कारोबार को अपने घर में बैठ के लैपटॉप ओपन करके देख लेता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, पैसे उसकी जेब में आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से। अब वो हर साल किसी न किसी कंट्री को सिलेक्ट करता है कि यार इस साल कहाँ घूमने जाना। वो बीवी बच्चों समेत उस कंट्री पहुंच जाता है। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे बच्चे जिसके 60% नंबर थे, मियाँ वाली से आया था, उसको खाने पीने की तमीज नहीं थी, ठीक हो गया, पहनने की तमीज नहीं थी, बाल बनाने की तमीज नहीं थी, सो कॉल्ड जो दुनिया के स्टैंडर्ड होते हैं उसमें वो पूरा नहीं उतरता। लेकिन पाकिस्तान की बेस्ट फॉर्म में जाके उसने इंटरव्यू दिया, और उस बेस्ट फॉर्म ने उसको रखा कि यार ये बंदा इंटेलिजेंट है। मियाँ वाली से आया था, 60% उसके नंबर थे। तो उसने एक दफा बस कमिट कर लिया था कि यार जो जिंदगी मैंने किया, जो बेवकूफियां मैंने की वो पीछे रह गई। अब मैंने क्या करना है ये मैं डिसाइड करूं। यकीन माने वो जब किसी किताब का एक सफा पढ़ता था ना, उस सफा पढ़ने के बाद उसको फाड़ देता था। सर्दियों के दिन होते थे, हीटर उसने रखा हुआ था कमरे में, वो हीटर के ऊपर वो सफा रख देता था, वो सफा जल जाता था। मैं उससे पूछता होता था, मैं कि यार ये तू क्या कर रहा है? कहता यार मैं सफा दोबारा नहीं पढ़ना चाहता, खत्म हो गया बस। और पेपरों से 10 दिन पहले वो अपना सारा सिलेबस खत्म कर देता था। पेपर से 10 दिन पहले उसका सिलेबस खत्म। और हम सुबह से लेकर शाम तक मेहनतें कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं अपना, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं यार इतने चैप्टर भी पढ़े रिवाइज करने वाले, तो हम कहाँ से रिवाइज करेंगे, पीछे 10 दिन रह गए। और वो हमारी आंखों के सामने
उन आखिरी 10 दिनों में जब पेपर होते थे, आखिरी 10 दिनों में मार्केट में जाता होता था, मैगजीन, रिसाले, नॉवल उठा के ले आता था। जिन दिनों में सुबह से लेकर शाम तक हम रट्टे लगा रहे होते थे, चीजें तैयार कर रहे होते थे, वो मजे मजे से स्टोरियां पढ़ रहा होता था। हम कहते थे यार ये तू क्या कर, वो कह यार मैंने पढ़ लिया जो मैंने पढ़ना था, अब मैं अपने आप को रिलैक्स कर, मैंने जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, अब मैं आखिरी इन 10 दिनों में किताब खोल के अपने आप को टेंशन नहीं देना चाहता। वो नॉवल पढ़ रहा होता था, हम हैरान होते थे, हम कहते इन्हें फेल हो जाना। वो जब पेपर दे के आते थे, और वो पेपर से निकलते ही ना, सबसे पहले जब हमें मिलता था ना, वो कहता है पास है, ए भी पास है, ए भी पास है, ए भी पास। हम हैरान होते थे यार ये कितना कॉन्फिडेंट है, पेपर उसके सारे पास हो। एक दफा ऐसा हुआ था, कैफ के 3 पेपर जब उसने दिए ना, तो 3 में से उसके 2 पेपर खराब हो गए, एक पेपर उसका ठीक हो गया। पेपर से निकले उसने कहा यार ये फेल है, दूसरे के बारे में उसने कहा यार ये फेल है, तीसरा दे क्या कहना ये पास। अच्छा, अब उसको लगता था कि यार मेरे 2 पेपर खराब हैं, वो मियाँ वाली चला गया, पेपर दे के मियाँ वाली चला गया। तो 2 महीने बाद रिजल्ट आता होता था पहले, अभी तो जरा जल्दी आ जाता है, उस वक्त 2 महीने बाद रिजल्ट आता था। 2 महीने तक वो सुकून से घर में रहा, उसको पता था मेरे 2 पेपर फेल हो जाएंगे, मैं जब वापस आऊंगा तो मैंने यही 2 पेपर दोबारा देने हैं। हाँ, 2 पेपर मैं ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बस मैंने खुद आऊंगा लाहौर में बैठूंगा और खुद ही पढ़ूंगा, मैंने कौन सा क्लासेस लेनी है। लिहाजा ये 2 महीने तो मैं आराम से कौन से घर पे रहूं। वो जब रिजल्ट आया तो वो तीनों पास हो गए, जिनके बारे में उसको था ना कि मैं फेल हूं, वो तीनों पास हो गए। हम हैरान परेशान। अच्छा, वो वापस आया, अब हम अगली क्लासेस में जाके बैठे हुए हैं, अगली क्लासेस ले रहे हैं। अगले हमारे आखिरी 4 पेपर थे उस वक्त। अब हम अगली क्लासेस ले रहे हैं, ये 2 महीने बाद आया हमारे साथ, बैठा है आके। अब हम 2 2 महीने का सिलेबस पढ़ चुके हैं। उसने एक भी किताब को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि ज़हनी तौर पे उसको पता था कि उसके 2 पेपर जो फेल है बस वही पढ़ने हैं उसने। अगले पेपर तो वो पढ़ने की प्लानिंग करके बैठा ही नहीं हुआ। अब पीछे रह गए, टोटल 3 साढ़े 3 महीने रह गए थे पेपरों में, और 4 पेपर थे। और चारों पेपर ऐसे थे जो पहली दफा उसने हाथ लगा के उसकी किताबों को देखना था कि इसमें लिखा क्या हो। किस्सा मुख्तसर ये जनाब, उसने क्लासेस में एडमिशन ले लिया, और हम सारे के सारे दोस्त यही सोच रहे थे कि यार ये नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इसके लिए, कि 3 महीनों में 4 पेपर तैयार करने हैं, और वो भी पहली दफा पढ़ना है इसने। इसके साथ बाकी सारे बच्चे वो हैं जो रिपीटर हैं, जो ऑलरेडी किताबें पढ़ के बैठे हुए। टीचर की पढ़ाने की स्पीड इतनी तेज होगी कि इसको तो पल्ले कख नहीं पढ़ना, क्योंकि टीचरों को पता है हम जिनको पढ़ा रहे हैं वो रिपीटर हैं, उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और ये तो रिपीटर नहीं है, ये तो पहली दफा किताबें पढ़ने लगे। हमें पक्का यकीन था, अंदर खाते दिल में सोच के बैठे हुए थे, इस बंदे से चीज मैनेज नहीं होगी, ये रिपीटर की क्लास में फ्रेश बच्चा है। अब हमने कभी जो जिंदगी में सोचा भी नहीं था ना, उसने वो किया। उसने 1.5 महीना क्लास ली, और बाकी 1.5 महीना क्लास ही नहीं ली। हमने सारी क्लासेस पूरी पूरी ली, उसने 1.5 महीना क्लास ली और बाकी 1.5 महीना गया ही नहीं। हमने उससे पूछा कि यार तू 1.5 महीना क्यों नहीं जा रहा, बाकी सारे बच्चे जाके क्लासेस ले रहे हैं, तू क्लास क्यों नहीं ले रहा। कहता यार मैं 1.5 महीने जाके मैंने सिर्फ ये सीखना था कि इस किताब को पढ़ना कैसे। मैंने टीचर को 1.5 महीना ऑब्जर्व किया, मैंने ये नहीं देखा कि वो क्या पढ़ा रहा है, मैंने उसको ये जज किया कि ये जो इसमें लिखा हुआ है ये इसको कैसे हमें एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने उसको एक्सप्लेन करने का तरीका सीखा। जब मुझे 4 5 चैप्टर उसने एक्सप्लेन करके दिखाए, मुझे समझ आ गई कि पढ़ना कैसे, बाकी 10 चैप्टर मैं खुद कर लूंगा। हमें हैरान होता था उसकी बात सुन। 3 महीने में उसने 4 किताबें तैयार की, हमारे सामने 4 किताबें उसने दी, चारों की चारों उसने पास की। हम हैरान हो गए, हमने कहा यार ये इसने कैसे किया, जबकि हम एवरेज किस्म के स्टूडेंट होते थे। हम करते थे वही कि भाई सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस लेनी है, क्लासेस लेने के बाद जनाब रात को बैठ के पढ़ना है, 10 12 बजे सोएंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, और जनाब इस तरह से चीजें तैयार करेंगे। हम इस तरह की सोच रखने वाले लड़के। उसने हमें सारे हमारे अंदाजे उसने गलत साबित किए। वो टीचरों से भी आगे की प्लानिंग करके बैठा हुआ। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। हमारा एक और दोस्त था, वो गुजरावाला से आता था, सुबह 7:30 बजे क्लास होती थी,
वो 7:30 बजे हमसे पहले क्लास में होता। हम हैरान होते थे। हमने उसको कहा, "ये तू लाहौर में रह ले, हॉस्टल में रह ले, हम भी हॉस्टलों में रह रहे हैं, तू भी आ जा।" वो कहता, "नहीं यार, मेरा इशू है।" हमने कहा, "क्या इशू है?" कहता, "यार मेरा ना कोई स्टोमक इन्फेक्शन है मुझे, मैं बाहर की चीजें खाता हूँ ना तो मसला हो जाता है। मैं घर की चीजें खा सकता हूँ, मैं बाहर की चीजें खा ही नहीं सकता।" हमने कहा, "यार अजीब बात है।" पर किस्सा मुख्तसर ये कि सुबह 7:30 बजे क्लास होती थी, और वो सुबह 7:30 बजे क्लास में बैठा होता। 2 घंटे लगते थे उस जमाने में उसको गुजरावाला से लाहौर आने में, और उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, वो लोकल गाड़ियों में खजल होता। गर्मियों में तो खैर सुबह 3:30 4 बजे फजर होती थी, उस वक्त तो आराम सुकून से वो आ सकता था लाहौर में, उसको मसला नहीं था। लेकिन सर्दियों में तो 5 बजे फजर होती। तो अगर वो 5 बजे निकले तो मतलब फजर की नमाज जो अगर वो पढ़े तो वो लेट हो जाता। तो फजर की नमाज वो गाड़ी में पढ़ता था, और सुबह गाड़ी आती कोई नहीं थी। सब्जियों सब्जियां लेने के लिए जो गाड़ियां सुबह सुबह निकलती थी ना, उन गाड़ियों में बैठता था। कि जो गाड़ियां गुजरावाला से लाहौर आ रही हैं सब्जियां लेने के लिए, उन सब्जी फरोशों के साथ वो बैठता था गाड़ी में। लाहौर उतरता था, दाता दरबार, वहां से जनाब वो गाड़ी बदलता था, और वहां से वो बैठता था और कॉलेज पहुंचता था। हम लाहौर में रह के कभी टाइम पे नहीं पहुंच पाए, वो गुजरावाला से आके टाइम पे बैठा था। किस्सा मुख्तसर ये जनाब, हम उसको पागल कहते होते थे कि साइंसदान है, ये नहीं कहा सकता। दिहाड़ी ये 4 घंटे थे, खजल खजल होता है। सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे। तो जो बंदा 4 घंटे की ट्रैवलिंग करेगा, घर पहुंचेगा, वो तो वैसे ही बेहोश हो जाएगा। रोटी छोटी खाएगा तो सो जाएगा, अगले दिन सुबह फिर उसकी ये रूटीन है। हमने कहा ये मैक्सिमम 15 दिन ये कर पाएगा, उसके बाद इसकी बस हो जाएगी। ये अल्टीमेटली इसको लाहौर में शिफ्ट होना पड़ेगा, इसके अलावा इसके पास चारा कोई नहीं। लेकिन उस बंदे ने 2 साल लगातार ये काम किया। अपने पीआरसी और कैफ के पेपर पहली अटेम्प्ट में पास किए। पाकिस्तान की सेकंड बेस्ट फर्म में जाके उसने आर्टिकल किए। और इस वक्त पाकिस्तान की सेकंड बस बेस्ट फर्म में सऊदी अरब के अंदर वो पार्टनर के तौर पर बैठा हुआ है। उसी फर्म में उसने आर्टिकल किए, वहीं पे वो मैनेजर लगा, वहीं पे सीनियर मैनेजर लगा, वहीं पे वो डायरेक्टर बन गया। और आज उसी फर्म में वो पार्टनर है सऊदी अरब में। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिसको हम साइंसदान और पागल कहते थे, वह सऊदी अरब में उसी फर्म में पार्टनर के लेवल पे बैठा हुआ है। उसने भी साबित किया, भाई मैं अगर कमिटेड होना तो मैं ये करके दिखाऊंगा, जो मर्जी दुनिया चाहे जो मर्जी सोचे कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि एक बंदा सुबह गुजरावाला से आएगा, 7:30 बजे क्लास में बैठेगा, क्लासेस लेगा, फिर उसके बाद गुजरावाला वापस जाएगा। दुनिया समझती है कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा। उस बंदे का कोई पेपर ऐसा नहीं था जो फेल हुआ। सारे उसने पहले टाइम में पास किए थे। और हम हैरान होते थे कि यार ये क्या करता होगा। वो 2 घंटे सुबह आने का सफर और 2 घंटे वापस जाने का सफर, उसमें किताब खोल के बैठ जाता था, और गाड़ी में बैठ के अपना सब जो था होमवर्क जो था वो तैयार करता था। वो अपना टाइम नहीं जाया करता। सुबह आते हुए भी पढ़ता होता था, और वापसी पे शाम को जाते हुए भी पढ़ता था। हम हैरान होते थे कि यार ये इसने कैसे किया, लेकिन उसने किया। आज भी जब हमारी उससे बात होती है, हम आज भी उसको साइंसदान ही कहते हैं। आता है, हमसे मिलता है, गपशप करते हैं, फिर चला जाता है वापस। तो लेकिन उसने साबित किया कि भाईजान अगर आप कमिटेड है ना किसी चीज के बारे में, मसला कोई नहीं, आप कर सकते। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और उसके भी इतने खास नंबर थे नहीं एफएससी में, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया भाईजान अगर मैंने ये करना है ना तो फिर ये मैंने ऐसे कर। और समझ आ रही बात? तो बच्चों, ये आपने आज क्लियर कर लेना है कि आप वाकई सीए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये क्लियर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब आप क्लियर होंगे ना तो सारी जिम्मेदारियां आपके सर पे हैं। लेकिन अगर आप किसी और के सर पे बोझ डालना चाहते हैं ना, कि यार मैंने करना नहीं था, ये तो चाचू के कहने पे मैंने कर दिया, अब्बू ने मुझे जबरदस्ती इस फील्ड में डाल दिया,
तो आप कभी फ्रंट से आके लीड नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अपनी गलतियों के लिए एक्सक्यूज ढूंढेंगे, यार किस पे इल्जाम लगाऊं। लेकिन अब आपको पता होगा ना कि मैं दुनिया में किसी को इल्जाम नहीं दे सकता, क्योंकि ये फैसला मेरा अपना था। फिर आप मेहनत भी करें। और समझ आ रही बात? तो आज पढ़ाना या कोई चैप्टर स्टार्ट कराना हमारा मकसद था नहीं। आपको ये क्लियर कराना था कि भाईजान आज पहला दिन है आपका। पहले अच्छी तरह से डिटेल से तसल्ली से अपने बारे में सोचो कि यार मैंने करना क्या है। आप उस चीज को क्लियर करोगे तो उसके बाद अगली स्टोरी होगी। अगर आप क्लियर नहीं हो तो बच्चों आगे चलने का फायदा कोई। हमारे साथ एक बोर्ड टॉपर था उस वक्त। लाहौर बोर्ड में पहली दफा किसी के 1000 से ऊपर नंबर आए थे। वो बोर्ड टॉपर आया था, गोल्ड मेडलिस्ट था, प्री इंजीनियरिंग करके आया था, उसका यूईटी में दाखिला भी हो गया था, उसने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और सीए में आ गया। उसने हमारे साथ पेपर दिए। पहली जो स्टेज थी हमारी, उसमें 3 पेपर थे। हमने सब ने 3 पेपर दिए, उसने भी 3 पेपर दिए। हम सबके 3 पेपर पास थे, उसका एक पेपर पास हो गया, 2 फेल हो गए। बोर्ड टॉपर था। फिर अगली स्टेज में हमारे 3 पेपर थे। उसने अब कहा गया सारे मेरे क्लास वालों तो पास हो गए ने, मैं फेल हाँ। उसने हमें नहीं बताया। उसने कहा जी मेरे भी 3 पास हैं। हमने कहा ठीक है जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब उसने वो अगले 3 पेपर भी हमारे साथ रख लिए, उसके टोटल हो गए 5 पेपर। उसने 5 पेपरों की तैयारी की, हमने तीन तीन पेपरों की तैयारी की। हमने 3 पेपर दिए, उसने 5 पेपर दिए, हमारे तीनों पास। उसके 5 में से एक पास हो गया, 4 फेल हो गए। फिर अब तो सबके सामने स्टोरी खुल गई, पता लग गया जी बोर्ड टॉपर साहब पीछे रह गए ने। अब उसने वो 4 पेपर तैयार किए। 4 पेपर उसने दिए, एक पास हो गया, 3 फिर फेल हो गए। फिर उसने 3 पेपर दिए, तीनों फेल हो गए। हम तब तक अपना जो कैफ था वो क्वालिफाई कर चुके थे। और वो बंदा सीए छोड़ के चला गया। फिर उसने एसीसीए शुरू कर दिया। एसीसीए के भी उसने पेपर देने शुरू किए। 3 पेपर उठाए, पेपर दिए, तीनों फेल। फिर 3 पेपर उठाए, एक पास किया, 2 फेल। वो अल्टीमेटली सीए भी छोड़ के चला गया। सीए तो खैर उसने छोड़ ही दिया था, एसीसीए भी छोड़ दिया। नहीं हुआ उससे। हम हैरान होते थे कि यार ये क्या हुआ। 60% लेने वाला बच्चा पहली अटेम्प्ट में पास हो गया, और बोर्ड टॉपर जो था वो सीए भी छोड़ गया, एसीसीए भी छोड़ गया। तो हमें उस वक्त यही बात समझ आई थी कि जो बंदा ये समझता है ना कि यार मेरे इतने नंबर आ गए हैं, तो अब तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये जो इतने नंबर मेरे आ गए ना, अगले 6 साल तक मुझे मुफ्त में आराम से घर बैठे बैठे ना डिग्री प्रोवाइड कर देंगे। मुझे मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने इतना ज्यादा पढ़ लिया एफएससी में। तो उसके एटीट्यूड ने उसको मरवा दिया। वो अपने बारे में खुशफहमी का शिकार हो गया था कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे इतने नंबर हैं कि पूरी क्लास में इसके इतने नंबर किसी के भी नहीं। अब मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की। बस थोड़ा बहुत मैं किताब खोल के देख लिया करूंगा, यार इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें बस ठीक है। सरसरी सी मैं नजर मारूंगा, मेरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, मैं जाके पेपर दूंगा। तो जब तक वो इस गलत फहमी में मुब्तला रहा, ना उसे सीए हुआ ना उसे एसीसीए हुआ। फिर उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके एलएलबी में दाखिला लिया, और एलएलबी उसने फिर तैयार करना शुरू किया। और जब तक उसको अकल आ चुकी थी, फिर एलएलबी में ही वो रहा, और एलएलबी के पेपर उसने पास करना शुरू कर दिया। लेकिन 4-5 साल उसने इस फील्ड में वेस्ट कर दी। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कुछ लोगों को अकल बड़ी देर बाद आती है, क्योंकि वो ज़हनी तौर पे इतने ज्यादा अंधे हो चुके होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि भाईजान रियलिटी क्या है, हमने क्या करना है कि हम यहाँ से इस स्टेज से गुजर जाएंगे कामयाब हो। ठीक है जी। तो ये जो चीज़ है ना कि यार मैंने जो एफएससी में मेहनत कर ली है ना, बस वो काफ़ी, अगले 6 साल तक मुझे वो मेहनत ही मेरी काम आएगी। मुझे मजीद मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये एटीट्यूड आपको मरवा देगा। आपके नंबरों का सीए के पास पेपर पास करने से कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझ आ रही है? अगर आप मेहनत करोगे, चाहे आपके पीछे 60% नंबर भी हैं, पेपर पास कर लो।
अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप बोर्ड टॉपर भी है ना तो आप फेल हो जाओगे। समझ आ रही बात की? तो बच्चों ये चीजें क्लियर करना बड़ा जरूरी है। आज आपका पहला दिन है, लेकिन ये पहला दिन इस ट्रेन पे पाँव रखने से पहले आपको क्लियर हो गया आप ये पाँव रख क्यों रहे हैं। ये क्लियर होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि 6 महीने बाद आप बंदा ढूंढेंगे यार किसने मुझे धक्का दिया, तो उस वक्त आपको बंदा कोई नहीं मिलना। गिले शिकवे करते फिरेंगे लोगों से कि यार बस मैं की करा, मैं तो नहीं सी करना चाहता, मैं तो एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता सी। चाचू का बेड़ा गर्क होए, चाचू दी अब्बू ने दुश्मनी सी, उन्होंने मैंने क्या कि सीए च पा मुंडे नूं। ठीक हो गया? तो ये वाली हरकतें 6 महीने बाद आपको सूट नहीं करेंगी। तो अगर आज सीए करना है खुद डिसाइड करो, नहीं करना तो भी खुद डिसाइड करो। आज आपके पास ऑप्शन है, 6 महीने बाद, साल बाद ऑप्शनें खत्म हो जाएंगी। ठीक हो गया जी? चलो बच्चों, पर ये टोटल बच्चों 10 चैप्टर हमने तैयार करने हैं। पेपर हमारा है जी कब? मार्च में। 10 मार्च को आपका पेपर होगा। तो ये चीजें हमने कवर करनी है। और याद रखे बच्चों, मैं बता रहा हूँ, जो चैप्टर मैं एक दफा पढ़ाऊंगा दोबारा पढ़ने का मौका आपके पास नहीं है। मेरे पास टाइम भी नहीं है और आपके पास भी पढ़ने का मौका नहीं। तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पहली और आखिरी दफा पढ़ रहे हैं, उसको रिवाइज करने का टाइम है। तो जो क्लास जिस दिन पढ़ाई जा रही है वो चीज दोबारा कभी नहीं पढ़ने का मौका मिलेगा, वो उसी दिन ही पढ़ी जाएगी बस। तो इसलिए जब भी कोई छुट्टी करें तो सोच समझ के करें कि छुट्टी करनी है, जरूरी है, क्या मसला है क्या मसला नहीं। एक दिन अगर आपने छुट्टी की, 5 क्लासेस आपकी मिस हो जाएंगी। वो 5 क्लासेस आप कभी जिंदगी में उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कहें जी मेरे पास वीडियोस आ गई हैं मैं 5 क्लासेस ले लूंगी। वो 5 क्लासेस आप कभी पूरी जिंदगी बैठ के नहीं ले पाएंगे। समझ आ रही है? शैतान यही कहता है कि आप मार गोली क्लासा छुट्टी मार दें, वो फलां साडा टीआ यार है, वो देखो ਅਸੀਂ लेक्चर ले लेंगे। लेक्चर मिल जाएंगे आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन 5 क्लासेस लगातार बैठ के लेने की हिम्मत कोई नहीं होगी। तो क्लास वही है जिसमें आप फिजिकली आके बैठ के चीजें सीख के चलेंगे बस। समझ आ रही है? चलो जी बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।